So now we are starting with our new subject, which is OS. What is the meaning of an operating system? So basically इसका common this meaning बताए तो this is the interface, a very simple definition अगर हम लोग बताए तो interface between hardware and software. ओके तो अगर मेरे पास कोई हार्डवेयर है और मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उन दोनों के बीच में ये इंटरफेस है। तो होता क्या है बेसिकली, हमारे पास रहती है एक टाइप की हार्डवेयर। ओके उसके ऊपर हम लोग अपना सॉफ्टवेयर रन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात बोलूँ तो आज के ज़माने में कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है? मैकओएस। तो सबसे पहले अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ, ठीक है, तो बहुत कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ डॉस, जो बहुत पहले यूज़ होती थी, ठीक है। उसके बाद विंडोज़ आया। मेजरली आजकल इंडिया में मेजरली लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लिनक्स आया। यूनिक्स इज़ ऑल्सो अ लिनक्स ओनली और इट्स अ डॉस ऑफ लिनक्स। फिर मैक आया, ओके, जिसको हम मैकिंटॉश ओएस वैसे बोल सकते हैं। एंड्रॉयड, जिसको भी रिसेंटली एक ऑपरेटिंग सिस्टम का दर्जा दिया गया है, जैसे गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके हमारे पास ऐसी बहुत सारी और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम में, बट मेजरली वी यूज दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ब्लैकबेरी की भी अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है आजकल के दौर में। ओके सो दिस इज व्हाट द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज देयर ओन फीचर्स, ठीक है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने खुद के फीचर्स के ऊपर काम करती है। हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और हर एक के अपने खुद के फीचर्स होते हैं, ठीक है। सो नाउ we will understand about some of the basic features of an operating system. So this diagram represents some of the basic features of an operating system. So एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये कुछ कॉमन फीचर्स आप लोग के सामने हैं। ओके सो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉमन फीचर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने एक बोला, एक होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। मतलब बेसिकली ये क्या करता है कि आपके पास हर एक डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है, ठीक है, आपके पास जो अलग 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 जो प्रोग्राम्स है उन प्रोग्राम्स का वो मैनेज करता है। सो वॉट एवर द डिफरेंट प्रोग्राम्स वी एग्जीक्यूट, वो उसका मैनेजमेंट करता है। सो प्रोसेस इज नथिंग बट अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो इट इज नथिंग बट अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जो भी प्रोग्राम अभी चल रहा है उसको हम लोग क्या कह लेंगे, एक प्रोसेस कह लेंगे। ओके दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड रूल। तो जैसे कि मैंने बोला प्रोसेस मैनेजमेंट, ये अलग 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 जो भी प्रोग्राम्स है उसका मैनेज करता है। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट मतलब अंदर सिस्टम की इंटरनल जो मेमोरीज है, जैसे कि हमने देखा था कि हार्ड डिस्क में मेमोरी होती है, रैम में मेमोरी होती है, ठीक है। वी ऑल्सो हैव अ कैश मेमोरी, वी ऑल्सो हैव रजिस्टर्स, ये सारी मेमोरी का भी मैनेजमेंट करता है। फाइल मैनेजमेंट मतलब आपने जितनी भी अलग अलग फाइल्स रिसोर्सेज बना के रखा है वो। यूजर इंटरफेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं अपने माउस से या अपने कर्सर से यहाँ पर गोल 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 घुमा रहा हूँ, ये क्या है? ये एक यूजर इंटरफेस है, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट मतलब आपकी जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे सिक्योर रहे,
ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका ध्यान रखता है। ओके, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कुछ इश्यू होती है इनसाइड अवर ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो इश्यू को अपने आप से रिजॉल्व कर सके। ओके, सो रिजॉल्व फॉल्ट बाय इटसेल्फ। सो दिस आर सम ऑफ द कॉमन फीचर्स, और हमारे गेट में भी हम इन्हीं सब कॉमन फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, चाहे वो इनमें से कोई हो चाहे वो कोई और हो, ठीक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यू टेक इनटू कंसीडरेशन, ओके, वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपने कुछ की फीचर्स होते हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं, ये तो मैंने कुछ ही फीचर्स आपको बताया है ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये कुछ की फीचर्स होते हैं, और उन्हीं की फीचर्स के बारे में हम लोग गेट में डिटेल में पढ़ने वाले। Okay, we will have an understanding about how these all things is being taken care by the operating system internally. That's what our gate syllabus is. तो gate syllabus को मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन किया है। अगर मैं गेट में ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, ठीक है, एक चीज हमेशा समझ लो, गेट में अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ तो जनरली वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है विच इज अ प्रोसेस मैनेजमेंट। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड इज सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। थर्ड इज मेमोरी एंड फाइल मैनेजमेंट। Okay, so process management, synchronization and deadlock and memory and file management, ये तीन हमारे गेट के मेजर पार्ट है इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो इट्स लाइक अ वेरी वेरी सिंपल पार्ट। हर एक के ऊपर थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं पहले तो कि भाई हर एक में होता क्या क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, प्रोसेस मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोसेस। प्रोसेस हमने पहले ही यहाँ पे देख लिया, इट इज नथिंग बट अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो जो आपका करंट प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन में हो रहा है उसको हम क्या कह लेंगे, प्रोसेस कह लेंगे। ओके, इफ यू टॉक अबाउट अ प्रोसेस मैनेजमेंट विच इज द वेरी वेरी बेसिक थिंग, तो उसके अंदर यू वुड हैव अबाउट concepts of process. Okay, so first of all, we are in the concept of process. Second is process in memory. Third one is PCB. फिर आता है प्रोसेस स्टेट डायग्राम। ये साथ में ही लिखते रहना ये सारी चीजें। These are the all of the major things which we are going to study. Okay, then we would be having a concept related with the process scheduling algorithm. ओके, जिसको हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी कह सकते हैं। ओके, देन प्रोसेस कम्युनिकेशन। उसके बाद एक बार ये हो गया, देन वी आर हैविंग अ सिस्टम कॉल्स। थ्रेड्स अंडरस्टैंडिंग।
Okay, and the last one which we are having the schedulers. ओके इसको मैंने इम्पोर्टेंस के हिसाब से लिखा है इन सबको, नॉट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मैंने इन सबको इम्पोर्टेंस के हिसाब से लिखा हुआ है। तो जो भी आपका पहला है, जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस इन मेमोरी, प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड, प्रोसेस स्टेट डायग्राम, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, यहाँ तक अप टिल द प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम प्रोसेस कम्युनिकेशन टू दिस इज लेस इंपॉर्टेंट इन केट। तो ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमने पहला के बारे में डिस्कस किया है, विच इज द प्रोसेस मैनेजमेंट। और प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर इतनी सारी चीजें रहती हैं। ओके और ये जो मैंने लिखा है ये सब बेसिक बेसिक चीजें लिखी है, इसके अंदर भी एडवांस में बहुत सारी चीजें और भी आएगी। तो सेकंड आता है हमारे पास द कंसेप्ट रिलेटेड विद द सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। ओके ये क्या रहता है सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक? इट मीन्स मल्टीपल process execution at same time। एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होना, दैट वी कॉल्ड एज अवर सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक कंसेप्ट। यहां पर वी वुड हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज द रेस कंडीशन एंड क्रिटिकल सेक्शन। Okay, then we are having the four types of solutions, which is software, hardware, semaphore, and monitors. Okay, and then we are having critical OS problems, जिसको कुछ कुछ जगहों पे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं। ओके तो जब मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है वहीं पर आपका मल्टी थ्रेड का एग्जीक्यूशन भी हो जाता है। ओके क्योंकि थ्रेड भी एक टाइप की प्रोसेस ही है जो हम देखेंगे बाद में आगे। ओके देन वी वुड अंडरस्टैंड अबाउट द डेडलॉक। डेडलॉक बहुत ही सिंपल, तो इतना जो चीज रहेगा वो इसका रहेगा सिंक्रोनाइजेशन का। डेडलॉक बहुत ही सिंपल है, वेज टू हैंडल डेडलॉक, which are basically deadlock detection and recovery, okay तो सबसे पहला आता है deadlock detection and recovery, then prevention, then avoidance। जिसके अंदर द मोस्ट कॉमन एल्गोरिथम इज अ बैंकर्स एल्गोरिथम। ओके सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। अब यहां मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सेमाफोर, इसका जो है ये इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर्स यू कैन स्कीप। क्लासिक ओएस प्रॉब्लम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड ways to handle deadlock में only the major part which is important is the banker's algorithm। Okay,
So this is the common thing which is there in the synchronization and the deadlock part, which is the second part of the operating system. So हमने पहला part already देख लिया process management. The second is the synchronization and deadlock. इसमें पहले हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फाइल. ओके, जब हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज आता है मैपिंग बिटवीन मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, अब वो मैपिंग करने की हमारे पास बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं. ओके, द टेक्निक्स विच वी आर यूजिंग इज द फिट algorithms, paging, segmentation, okay, so these are the basically techniques to map, but ये अपने आप में खुद ब खुद एक पूरा टॉपिक है. Okay, then we would be having a page replacement algorithms. So we are having certain page replacement algorithms. Okay, then we are having a concept of thrashing. Okay, post tracing, we will work on the secondary memory. ये सेकेंडरी मेमोरी का जो पोर्शन है इट इज कॉमन विथ सीओए. तो सीओए में भी आपको सेकेंडरी मेमोरी पूछ सकते हैं और इसमें भी पूछ सकते हैं, लेकिन डिफरेंस दोनों में ऐसा है कि सीओए सेकेंडरी मेमोरी का बैकग्राउंड पे वर्क करता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी की मैनेजमेंट पे वर्क करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर वी आर हैविंग सर्टेन एल्गोरिथम्स लाइक अ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. So the basic concept remains same for both the subjects, but हमारे पास इन दोनों का थोड़ा काम अलग अलग है. Okay, the disk scheduling algorithm, then we are having a particular different to rank head location. Okay, अगर मैं यहाँ पर important चीज की बात करूँ in this particular part, तो basically this techniques to map is totally very very important. ये जितने भी algorithms है वो बहुत ज़्यादा important है. Page replacement algorithm is very very important algorithm. Okay, and disk scheduling algorithm is also very important. इसकी क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट लाइक एज कम्पेयर टू अदर थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, पर फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस उतनी की उतनी है. थ्रैशिंग यू कैन लीव, क्रैंकशाफ्ट लोकेशन ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है. ओके, और ये मैपिंग की ही टेक्निक है, तो बेसिकली मैपिंग भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन इसका लॉजिक समझना जरूरी नहीं है कि मैपिंग में होता क्या है, इसकी टेक्निक्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये जो हमने जितना भी देखा इट वॉज अ पार्ट ऑफ ओनली दी मेमोरी मैनेजमेंट. इसमें फाइल मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं आया. ओके, अगर मैं फाइल मैनेजमेंट का अलग से लिख दूं तो ये एक्चुअली लास्ट पेज में जगह नहीं बची थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो पहली चीज, फाइल मैनेजमेंट पूरा के पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस एंटायर पार्ट ऑफ द फाइल मैनेजमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सो आप पूरा के पूरा फाइल मैनेजमेंट को चाहो तो यू कैन स्किप. ठीक है, इसके अंदर जो मेजर टॉपिक्स आते हैं वो आता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल इंडेक्सिंग. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो, बट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ओएस, विथ रिस्पेक्ट टू डीबीएमएस पार्ट. ठीक है,
लेकिन इसका और DBMS का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है. ओके, देन वी आर हैविंग द फाइल प्रॉपर्टीज. ओके, सिमिलरली यू कैन से फोल्डर प्रॉपर्टीज, जिसको हम डायरेक्टरी कहते हैं. फोल्डर या डायरेक्टरी जो भी आपको, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होती है, उसकी प्रॉपर्टीज. एंड आईनोड्स डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो इस तरह से होता है. वैसे तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत भी आपको कुछ अगर इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है, तो आप आईनोड डिस्ट्रीब्यूशन को कर सकते हो. उसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बाकी इन सब को यू कैन इजीली. ओके, सो आइडियली हम लोग स्किप नहीं करेंगे लेक्चर में, बट आई रिकमेंड कि आपको चाहे तो आप स्किप कर सकते हो, कोई टेंशन वाला काम नहीं रहेगा इसमें. ओके, सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. एक ओएस को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं कि ओएस और सीओए में, क्योंकि ये बहुत लोग के कंफ्यूजन रहती है कि भाई ओएस और सीओए एक जैसे ही काम करता है. ओके, ओएस बेसिकली इट्स द अपर पार्ट ऑफ सीओए. यू कैन से जो भी काम सीओए करता है, ठीक है, ओएस उसका ऊपर का पार्ट करता है. ओके, तो जो भी काम सीओए करता है, सीओए इज नथिंग बट द बैक वर्क ऑफ ओएस. ठीक है, जैसे कि हम लोग को, आप लोग को किसी को भी अगर पता हो सीओए थोड़ा सा, ठीक है, तो हम थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि सीओए में हम लोगों ने देखा था. जिसने भी नहीं देखा हो कोई टेंशन वाला काम नहीं है. ठीक है, सीओए में आप लोग जब भी अगर पढ़ोगे या पढ़ा होगा कभी भी, तो सीओए में आप लोग बात कर रहे होंगे कंट्रोल यूनिट की, एएलयू की, रजिस्टर्स की, ये सब चीज की आप बात कर रहे होंगे. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब के ऊपर, मतलब वो ये सब बोल देता है कि हाँ भाई वो क्या करेगा, वो सीओए को दे देगा अपना कोई भी काम करने के लिए. लेकिन इन सब के ऊपर वो कौन से यूनिट कंट्रोल यूनिट को देना है, कंट्रोल यूनिट को कुछ मिलेगा तो कंट्रोल यूनिट कुछ काम कर पाएगा, लेकिन कंट्रोल यूनिट को क्या मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा. ठीक है, एएलयू को कंट्रोल यूनिट देगा, लेकिन एएलयू को ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे सकता है अपना कुछ एग्जीक्यूशन करने के लिए. ठीक है, सो बेसिकली कंट्रोल यूनिट को जो इनपुट मिलता है, जो इंस्ट्रक्शन मिलती है, वो उसको काम करता है, उसके ऊपर अपने हिसाब से एक्टिवेट प्रोसेसिंग करता है, ये सब करता है. लेकिन कंट्रोल यूनिट को देता कौन है. अगर मैं ओएस बोलूं, तो हमने देखी कि आजकल के जमाने में बहुत सारे टाइप्स की ऑपरेटिंग सिस्टम्स है. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, लेकिन वी हैव अ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो. तो हर एक, अगर मैं बोलूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग 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 कैटेगरीज भी होती है. ओके, वी आर हैविंग लाइक अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होती है. बैच एक सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कुछ इनपुट दो, वी जस्ट गिव सम इनपुट, इट विल प्रोवाइड सम आउटपुट. ठीक है, एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, और उसके अंदर कोई भी इंटरेक्शन नहीं, कोई यूजर इंटरेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डॉस का यूज करते हो. ठीक है, अब डॉस में आपने कोई कमांड डाला, अब एट अ टाइम आपने कोई कमांड पर्टिकुलर डॉस में डाला. मान लो कि आपका जो सीएमडी डॉस है वही आपका बेसिक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है. आप एक कमांड डालोगे उसके अंदर, कमांड के बाद आप वेट करोगे, आपने इनपुट दे दिया, आप उसको किल कर सकते हो बीच में, लेकिन उसको इंटरेक्टिव में आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, सो दिस इज द वेरी बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अ डॉस. इसको आप एक तरीके से एग्जांपल ले सकते हो लाइक अ डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम. और किसी ने अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क किया हो, लिनक्स नहीं यूनिक्स पे, ओके, सो एनीबॉडी इफ हैव वर्कड ऑन दैट पार्ट देन वी कैन डू. ओके, इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी प्रोसेस चल रही है, आप इन बिटवीन कुछ करो. ठीक है, उसको आप इंटरेक्टिव कहोगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कभी कोई प्रोसेस के इन बिटवीन आपने कुछ इनपुट दिया हो, ओके, जिसको हम लोग कहेंगे इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, या विंडोज ले सकते हो, लिनक्स ले सकते हो, जिसमें आपका जीयूआई होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसको हम कहते हैं वैसा. ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम.
मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पास वर्क कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस हमारे पास वर्क करते हैं, उसको हम कहते हैं जनरली मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बट मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग मल्टी यूजर भी काउंट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे यूजर्स उस पर कोई प्रोग्राम रन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कभी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देखा हो तो आपको मल्टीपल यूजर मिल सकता है। तो एक यूजर एट अ टाइम एक प्रोग्राम को रन कर रहा है, उसी टाइम दूसरा यूजर लॉग इन करके अपने दूसरा प्रोग्राम को भी रन कर सकता है। मल्टीटास्किंग मींस एक यूजर बहुत सारे टास्क करेगा, मल्टी प्रोग्रामिंग एक यूजर बहुत सारे भी टास्क करेगा और बहुत सारे यूजर्स भी होंगे, ठीक है, दिस अ सिंगल यूजर विथ मैनी टास्क। ओके, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेस। जैसे कि आजकल के ज़माने में आप लोग देखते होंगे कि भाई मेरे पास ड्यूअल कोर सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोसेस हो जाती है। ऑक्टा कोर सिस्टम्स है जिसके अंदर 8 सिस्टम हो जाती है। क्वाड कोर सिस्टम्स है, कोर i5 है जिसके अंदर आपको मल्टीपल कोर्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अ पार्ट ऑफ द मल्टीपल प्रोसेसर्स। ओके, सो सेम टाइम पे एक प्रोसेसर अगर एक टास्क कर रहा है तो दूसरा प्रोसेसर उसी टाइम पे कोई दूसरा टास्क कर सकता है। तो तब की मल्टी प्रोग्रामिंग और इन सब में क्या होता है कि भाई एट अ टाइम रनिंग पे सिर्फ एक ही चीज आती है। ओके, एट अ टाइम सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा बैकग्राउंड में करता रहेगा। ओके, कुछ और काम करता रहेगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है। जैसे कि आप कंसिडर कर लो सुपर कंप्यूटर्स, मशीन इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसमें आपको रियल टाइम का डेटा मिलता है। या so in multiprocessing we are using more than one processors, perfect, so multiple processors you can say like जैसे कि ड्यूअल कोर सिस्टम हो गई, आप लोगों ने सुना होगा आजकल कोर i5 कोर i7 सबके लिए कॉमन है। ओके, दिस आर बेसिकली योर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, सो yes, it's a different types of operating system or you can say the different categories of operating system we have। तो जो पहले हमने डिस्कस किया था वो क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई। ओके, और यहाँ पर क्या सीन है कि हमारे पास हर एक की कंपनी की अलग अलग टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम बनती है। ओके, सो हर कोई अपने हिसाब से अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करता है, पर जनरली आजकल मार्केट में मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा चलती है। ओके, ओके, सो मल्टीटास्किंग में आपके पास अगर मल्टीपल टास्क है तो एक ही कोर होगा, ठीक है। मल्टीटास्क मींस व्हाट, सिंगल कोर, ओके, एंड अ सिंगल कोर सिंगल प्रोसेसर, उसके अंदर बहुत सारे टास्क। जैसे कि आप लोग को एग्जांपल ले लो, लाइक पहले के जमाने में सिंगल कोर सिस्टम आता था, ओके, जिसके अंदर ड्यूअल कोर ऑक्टा कोर ऐसा कुछ नहीं आता, सिंगल कोर सिस्टम आता था। तो सिंगल कोर इज ऑल्सो मल्टीटास्किंग सिस्टम। ओके, सिंपल। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली अगर आपका कोई भी ओएस बनाना है तो ओएस के लिए यू कैन यूज एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट जनरली अगर आपको पता है सी प्लस प्लस इज यूज एज वन ऑफ द कॉमन फॉर विंडोज, विंडोज के लिए बहुत सारी कॉमन सी प्लस प्लस बनाई जाती है। ओके, सो आपको हमेशा ऐसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज करनी है जो लाइट वेट हो, ठीक है। सो विंडोज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग भी आएगा, मल्टी प्रोसेसिंग भी आएगा। सो विंडोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब एक सिंगल कोर भी सिस्टम वो लोगों ने बनाया है विंडोज वालों ने, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्जन्स व्हिच यू आर टेकिंग, उन्होंने ये वाला भी बनाया है। उन्होंने मल्टीटास्किंग भी बनाया है। तो विंडोज, अगर मैं विंडोज 10 की बात करूँ उसके अंदर अपने पास अलग अलग कोर्स रहता है तो वो अलग अलग टाइप के फॉर्मेट को फॉलो करता है। सो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सपोर्टेबिलिटी होती है,
ठीक है, आपने उसको जितना कोर्स ऑफ सिस्टम दिया उस हिसाब से वो अपनी कैटेगराइज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस। सो ओएस बनाने के लिए सी प्लस प्लस वन ऑफ द लैंग्वेज, देन दूसरी एक लैंग्वेज आती है पर्ल, ये सब कॉमन लैंग्वेज है जिसके थ्रू ओएस बनता है। ओके, हमेशा लाइट वेट लैंग्वेज को यूज करना है, जावा, डॉट नेट, ठीक है, सी शार्प, ये जो हैवी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसको हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं फॉर डूइंग दिस पार्ट। ओके, so this is the concept related with the operating. Okay, thank you so much.